We live in a world that looks very different for kids today than it did for their parents. This month, the hit Netflix series Adolescence captured this very difference. आज बहुत समय बाद मैंने ऐसा सिनेमा देखा जिसके डीपेस्ट डेप्थ्स में मैं जा पाया। एडोलेसेंस। जहां देखो वहां एडोलेसेंस की बात हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये सीरीज देख लूं। और इसे देखने के बाद मुझे ये कहना होगा कि ये सीरीज सिर्फ एक सीरीज नहीं बल्कि आज की सोसाइटी का आईना है। इसे एक मास्टरपीस कहना गलत नहीं होगा। इसके कई सारे कारण हैं। आज मैं ना सिर्फ इस सीरीज के टेक्निकल ब्रिलियंस की बात करूंगा, लेकिन इसके कैरेक्टर से लेके इसके सीन्स की डेप्थ में घुसना पसंद करूंगा और ये हमसे क्या कहना चाहती है इस पर भी रिफ्लेक्ट करूंगा। तो वीडियो पूरी देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं सिनेमा पर रिफ्लेक्शन वीडियोस बनाता हूं जो रियल लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। अपने चैनल पर मैं फिल्मों से जुड़ी बातें भी करता हूं। अगर आप मेरे रिकमेंडेशंस जानना चाहते हैं तो शॉर्ट्स और रील्स के द्वारा आप इन्हें देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस सीरीज के टेक्निकलिटीज से। पूरी सीरीज के सारे एपिसोड सिंगल शॉट है, मतलब बिना कट्स के। हर एपिसोड लगभग 40 मिनट से 1 घंटे जितनी लंबी है। सिंगल शॉट शूट करना शायद सुनने में डिफिकल्ट नहीं लगता हो, लेकिन यह समझना जरूरी है कि अगर एक भी जगह एक्टिंग या टेक्निकल ग्लिच हो जाए तो पूरा एपिसोड फिर से शूट करना पड़ता है। जरा सोचिए, पहले 35 मिनट तक आपने सब सही तरीके से शूट कर लिया, लेकिन आखिरी 5 मिनट में आपके कैमरा की मेमोरी खत्म हो जाती है या फिर कैमरा ओवरहीट हो जाता है, तो लास्ट के 5 मिनट के लिए पूरा 40 मिनट का एपिसोड फिर से शूट करना होगा। सिर्फ इक्विपमेंट परफेक्ट होने के अलावा एक्टिंग में भी नो रूम फॉर एरर होना जरूरी है। तो वेटरन एक्टर्स को कास्ट करना बेहद ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। अब ग्राहम, जो इस सीरीज के राइटर भी हैं, वो बेहद ही सीजनल एक्टर हैं, लेकिन मैं हैरान तब हुआ जब मुझे पता चला कि इसके लीड एक्टर ओवेन कूपर की लाइफ का ये सबसे पहला एक्टिंग परफॉर्मेंस है और वो सिर्फ 15 साल का है। अब इसे कंपेयर कीजिए हमारे देश के मेन स्ट्रीम सिनेमा के लीड एक्टर्स से। सिनेमेटोग्राफी की जब बात आती है तो ये सिर्फ कैमरा वर्क तक सीमित नहीं रहती, लेकिन फोटोग्राफी यूज करके स्टोरी के एलिमेंट्स बताना भी इसका एक अहम हिस्सा होता है। पहले ही सीन में ये ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफी देखिए। यहाँ इस वॉलपेपर में नाइफ जैसा कटआउट है और जेमी का हाथ ठीक इसके ऊपर। तो पूरी कहानी शुरू होने के पहले ही ये हिंट हमें दे दिया जाता है कि जेमी ने नाइफ से मर्डर किया है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इसके डायरेक्टर की ब्रिलियंस का प्रमाण है। फाइनल एपिसोड पर जल्द ही बात करेंगे, लेकिन फाइनल एपिसोड में इसी जगह हम जेमी के बाप का ब्रेकडाउन देखते हैं। उसके स्पिरिट्स क्रश हो गए होते हैं और कैमरा एंगल हमें यही कटआउट उसके पीठ पर बताती है, जो ये सिग्निफाई करती है कि उस मोमेंट में जेमी के बाप को बैकस्टैब फील होता है। आपने ये गाना जरूर सुना होगा। एक और बेहद ही खूबसूरत गाना है थ्रू द आइज ऑफ अ चाइल्ड, जो उसकी 2016 के एल्बम में रिलीज हुआ था। ये गाना बेहद ही ज्यादा प्रोफाउंड है और इस सीरीज के एंड में एक पजल पीस की तरह परफेक्टली फिट आता है। ऑरोरा के सॉन्ग्स बेहद ही मेलंकोलिक होते हैं और 4th एपिसोड में इस गाने को इतना एप्टली यूज किया गया है कि ये हमें उस पिता के दर्द और उसके बच्चे के इनोसेंस के अंत को ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। पूरी सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड है एपिसोड 3। इस एपिसोड तक पहुंचने के पहले हम जेमी के साइकी को नहीं जानते और इसलिए उसे कुछ हद तक हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते हैं, लेकिन इस साइकोलॉजिस्ट के साथ उसका ये इंटरेक्शन हमारे सामने उसके माइंडसेट को खोल के रख देता है। अब यहाँ इन सीन्स और डायलॉग्स को देखिए, कितने बेहतरीन तरीके से क्राफ्टेड है। I am just here to get an understanding of your understanding. यहाँ साइकोलॉजिस्ट ब्रायन ही बोलती है, अंडरस्टैंडिंग योर अंडरस्टैंडिंग। ये बेहद ही क्रूशियल पीस ऑफ डायलॉग है, क्योंकि ये डायलॉग ये कन्वे करता है कि कैसे एक मर्डरस इंसान का दुनिया को लेकर अंडरस्टैंडिंग स्क्यूड होता है, जैसे जेमी का होता है। जेमी का ये अंडरस्टैंडिंग कि उसने मर्डर नहीं किया है, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस दर्शा रहा है। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है कि जब कोई 2 कॉन्ट्राडिक्टिंग चीजों को साथ में बिलीव करता है, जैसे जेमी मानने से मना करता है कि उसने मर्डर किया है जबकि उसने ही किया होता है, और इसलिए वो शुरुआत से कहता आता है जो सरासर झूठ होता है, लेकिन फिर वो 3rd एपिसोड में ये कहता है, Isn't it lying? No. I don't know, I don't like lying. मतलब ये कि उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव ट्रूथ से अलग है, और क्योंकि वो नहीं मानता कि उसने कोई गंभीर क्राइम किया है, उसे कोई रिमॉर्स या पछतावा भी नहीं होता। अब यहाँ ये सैंडविच वाले सीन में भी कितनी गहराई है ये समझते हैं। ब्रायनी जब जेमी के लिए ये सैंडविच लाती है जिसमें पिकल्स होते हैं, तो जेमी कहता है कि उसे पिकल्स पसंद नहीं, तो शुरुआत में वो सैंडविच नहीं खाता। अब इस पर वापस आएंगे,
लेकिन जब उनकी बात प्रोग्रेस होती है तो जेमी ये कहता है, I could have touched her, but I didn't. I had a knife. She was scared, but I didn't do that. यहाँ जेमी के साइकी को समझते हैं। जब वो कहता है कि नाइफ पॉइंट पर अगर वो चाहता तो केटी यानी विक्टिम को वो मोलेस्ट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, तब वो अपने आप को एक बिगर मैन समझता है। उसके ये बोलने में एक फ्लेयर ऑफ प्राइड होती है। ये उसके नार्सिसिस्टिक होने को दर्शाता है, क्योंकि उसके लिए मर्डर से बड़ी चीज ये होती है कि उसने केटी को टच नहीं किया। और इसलिए ब्रायनी जेमी को ये सवाल पूछती है, Jamie, do you understand what death is? What? Do you understand what death is? इस सवाल से वो जेमी की डेथ को लेकर अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश कर रही होती है। अब फिर से आते हैं इस सैंडविच वाले सीन पर। एक बेहद ही डिस्टर्बिंग बात करने के बाद भी जेमी ये सैंडविच इतने कैजुअली खाता है जैसे उसने जो कुछ भी कहा उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका नापसंदीदा फूड आइटम के लिए एपेटाइट होना ही उसकी इविलनेस का खुलासा कर देती है, और इसलिए इस लास्ट सीन में ब्रायनी उससे डिस्गस्ट हो जाती है। ये कुछ नहीं पर अच्छी राइटिंग, एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग है। यहाँ एक छोटा कैरेक्टर है जिसके बारे में बात करना जरूरी है। यहाँ ये सिक्योरिटी गार्ड का कैरेक्टर भी हमें ये बताता है कि कैसे इंसेल कल्चर सिर्फ आज की जनरेशन तक सीमित नहीं है। वो जेमी जैसा ही होता है, लेकिन उम्र के साथ थोड़ा कम एग्रेसिव लेकिन ज्यादा क्रीपी। सरफेस लेवल पर तो ये एक टीनेजर की स्टोरी है जो मर्डर करता है, लेकिन डेप्थ में ये एक स्टेटमेंट है आज की सोसाइटी में आए हुए सारे चेंजेस की। ये सीरीज पेरेंटिंग, बुलिंग, मिसोजिनी और सोशल स्टिग्मा और शेम जैसे टॉपिक्स पर रोशनी जरूर डालती हो, लेकिन इसके क्रक्स में ये सोशल मीडिया की वजह से पेरेंट्स और बच्चों के बीच के टूटते कनेक्शन की बात करती है। एक बेहद ही फेमस अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। मतलब पेरेंट्स के साथ साथ पूरे कम्युनिटी का हाथ होता है एक बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आज इसकी एसेंस मिटती चली जा रही है। आज कम्युनिटी तो दूर की बात, पेरेंट्स के हाथ में तक नहीं है कि वो अपने बच्चों को अपने टर्म्स पर बड़ा कर सके। 4th एपिसोड में कितने डेप्थ में दिखाया गया है कि कैसे ये बाप समझ नहीं पाता कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। वो अपने परवरिश पर सवाल उठाता है, वो उसकी बीवी के साथ बैठकर रोता है, ये समझने की कोशिश करता है कि वो दोनों कहाँ चूक गए। लेकिन सच बात तो ये है कि आज के जमाने में बच्चे पेरेंट्स से नहीं बल्कि स्क्रीन से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सीरीज मर्डर पर नहीं बल्कि इंडोक्ट्रिनेशन पर है। पेरेंट्स को पता तक नहीं होता कि उनका बच्चा इंटरनेट पर क्या कंज्यूम कर रहा है। जेमी भी इंडोक्ट्रिनेट हुआ होता है सोशल मीडिया कंजम्पशन से। जरा सोचिए, जब सोशल मीडिया हम अडल्ट्स को तक कंट्रोल करने की ताकत रखता है तो इसका असर बढ़ते बच्चों पर, जिनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह डेवलप भी नहीं हुआ होता, उन पर कितना होता होगा। ये सीरीज जनरेशन गैप से आने वाली इग्नोरेंस पर भी बात करती है। ये तीनों कैरेक्टर्स क्योंकि दूसरे जनरेशन से होते हैं, उन्हें पता तक नहीं होता कि जेमी ने ऐसा क्यों किया होता है। जैसे इस पुलिस ऑफिसर का इस मर्डर के पीछे का मोटिव पता करना हो, उसे सही दिशा उसका बेटा बताता है, या फिर ब्रायनी के जेमी के बाप को लेकर उससे सवाल पूछना, ये समझने के लिए कि क्या जेमी उसके बाप से इन्फ्लुएंस हुआ है। ये सब ये दर्शाता है कि वो आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग कल्चर से वाकिफ ही नहीं है। वैसे ही जैसे आजकल के पेरेंट्स, जब पेरेंट्स जानते ही ना हो कि आज की दुनिया में किस तरीके का कंटेंट प्रोपेगेट किया जाता है, तो वो अपने बच्चों को इससे बचाएंगे कैसे। और जिन पेरेंट्स को इस चीज के बारे में पता होता है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। जैसे टिकटॉक का सीईओ, आपको ताज्जुब होगा इस बात पर कि वो खुद अपने बच्चों को टिकटॉक यूज नहीं करने देता। So you have 2 kids. I do. Do they use TikTok? No, they're too young for that. ये सीरीज हमें ये बताती है कि आजकल बच्चों को सिर्फ प्यार की ही नहीं बल्कि कांस्टेंट वैलिडेशन की भी जरूरत है, और सोशल मीडिया वैलिडेशन का सबसे आसान जरिया है। और जब ये वैलिडेशन उन्हें नहीं मिल पाती तो वो जल्दी एजिटेटेड भी हो जाते हैं। इसके ऊपर बुलिंग ऐड कर दो तो ये घातक बनने का पोटेंशियल रखती है। तो हम इस सीरीज से क्या सीखते हैं? आज सोशल मीडिया पर एक जेंडर वॉर प्रोपेगेट की जा रही है, जिस वजह से ऑपोजिट जेंडर पर विश्वास करना मुश्किल हो चुका है। I see it in girlfriends and guy friends. Men and women can no longer encounter each other without suspicion. And these suspicions might not come from anything they've experienced. They're borrowed from some podcast clip online. So there's an entire industry online now poisoning the dating well. So now I don't encounter a woman authentically. There's a preemptive distrust and defensiveness. I'm constantly assessing risk instead of just experiencing her. Something is ordinary and natural and universal as men like to chase women, women like to be chased. You go on the internet and it's spun to reveal some dark truth about male entitlement and aggression, or on the other side that women will take advantage of you. What's happening through the internet is so tragic because it also becomes a self-fulfilling prophecy, where when you're more suspicious and guarded and they respond to that guarded energy by being a bit cold, you say, I knew I couldn't trust them. Also, something has to be said about a culture that is obsessed with psychologizing everything. There's a diagnosis for every little behavior and it's so paralyzing.
And miscommunication is a narcissistic tendency. Wanting space is having attachment issues. So now I can't just encounter you as you represent all my worst theories. आज टॉपिक्स जैसे मिसोजिनी, मिसैंड्री, स्यूडोफेमिनिज्म, 4 बिलियन मूवमेंट, रेड पिल, ब्लू पिल, इंसेल कल्चर, ये बेहद ही ब्लेटेंटली फैलाए जाते हैं और इस इंडोक्ट्रिनेशन की वजह से यंग लड़के और लड़कियां रेडिकलाइज हो जाते हैं, ठीक जेमी और केटी की तरह। और इस वजह से बच्चों के सोशल मीडिया पर पेरेंटल कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। वो इंटरनेट पर क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इस चीज का आइडिया होना ये अहम बात होनी चाहिए। बच्चों को वैलिडेटेड फील कराना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वरना वो इसे एक्सटर्नली ढूंढने लग जाते हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए हानिकारक हो सकता है। Told him to 40, didn't I? Because I thought it'd soften him up. Nobody was crap. So they just stuck him in goal. I just stood there on the side of the pitch while all the other dads were laughing at him. And I could feel him looking at me. And I couldn't look at him, man. I couldn't look at me, homeboy. इतने सारे मेन को एलेक्सीथीमिया होते जा रहा है कि मेन फाइंड इट डिफिकल्ट कि उनको पता ही नहीं होता है कि वो कोई सर्टेन इमोशन फील कर रहे हैं, फिर उसके बारे में एक्सप्रेस कैसे करते हैं और उसे डील कैसे करते हैं। एबिलिटी जिंदगी में इमोशंस को पहचानने में, एक्सप्रेस करने में खत्म हो जाती है, क्योंकि बचपन से उन्हें कोई रिकॉग्नाइज करना ही नहीं सिखाता। एलेक्सीथाइमिया एक कंडीशन है जो लड़कों में ज्यादा पाई जाती है लड़कियों के मुकाबले। इस सीरीज में हम देखते हैं कैसे ये पेरेंट्स ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी क्यों जेमी की तरह एग्रेसिव नहीं बनी, और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। हेल्दी कम्युनिकेशन की है हेल्दी मेंटल स्टेट के लिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स को लेकर प्यूनिटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए। इससे हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पर एडवाइस ना ढूंढे। मुझे बेहद खुशी महसूस होती है ऐसी थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा पर बात करने में। मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसी फिल्में या सीरीज रेकमेंड की जाएं जिनके बारे में मैं इन डेप्थ एनालिसिस और रिफ्लेक्शन कर पाऊं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें देखने की और उन पर वीडियोस बनाने की। तब तक फिल्म्स और फिल्मों से जुड़ी बातों के लिए करें सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें।